नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। जियोपॉलिटिकल टेंशन फिर से हावी हैं। ट्रेड वॉर की स्थिति बनी हुई है, पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोल दें। और हमारे खुद के अच्छे आर्थिक आंकड़े आने के बावजूद बाजार चल नहीं रहा है। तो ऐसे मूड माहौल में अभी बाजार पे क्या अप्रोच रखनी चाहिए, हमको बताने के लिए फर्स्ट ग्लोबल के फाउंडर एंड सीएमडी देवीना मेहरा जी हमको ज्वाइन कर रही हैं। देवीना जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार रजत, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। मैम सबसे पहले तो ये जो मैंने ओपनिंग करी थी इसलिए ताकि आप मेरे क्वेश्चन को समझ पाएं। क्या करना चाहिए मार्केट पे, अभी वैल्यूएशंस कैसे लग रही हैं? हमारे खुद के ट्रिगर्स तो बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं। जीडीपी 7.4% क्वार्टर 4 का, जीएसटी कलेक्शन बहुत टॉप क्लास। लेकिन मार्केट यहां पर आके थोड़ा फंसा फंसा सा महसूस कर रहा है। मैंने आज ही पोस्ट किया वैसे कि यही कि अभी मैक्रो इंडिकेटर सब पॉजिटिव दिशा में है। 6 महीने पहले कुछ और ही माहौल था। अभी जीडीपी जैसा आपने बोला एस्टिमेट्स के काफी आगे आया है। दूसरी बात है कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन भी कम हुई है, खासकर कि खाद्य पदार्थों में। और अब क्रूड में भी कच्चे तेल का दाम गिरा है, तो ये दोनों चीजें भी बहुत अच्छी हैं। उसका दो तीन तरह से फायदा है। एक तो खैर हम लोग कच्चा तेल इतना आयात करते हैं, तो उसमें अगर गिरावट होती है तो उससे बहुत सारी चीजों को, बहुत इंडस्ट्रीज को फायदा होता है। मतलब पेट्रोकेमिकल के दाम गिरते हैं तो आप समझ लीजिए फार्मा हो, केमिकल हो, पेंट हो, एफएमसीजी हो, सब में ये इस्तेमाल होता है। तो वो मार्जिन्स के लिए एक तरह से अच्छा है। दूसरी बात ये होती है कि अगर खाद्य पदार्थों के दाम गिरते हैं तो जो भारतीय उपभोक्ता है उसकी जो हर महीने का जो चावल सब्जी के दाम बढ़ते हैं, तो वो आप सोप और साबुन शैम्पू ये सब खरीदना कम कर देते हैं। तो वहां पर एक तो इस तरह से, ये दोनों तरह से मेरे ख्याल से तो कंपनीज के लिए फायदेमंद रहेगा कि आपके सेल्स के लिए भी, और दूसरी बात है कि मार्जिन के लिए भी। तो ये दोनों चीजों के लिए ये फायदा होगा। और तीसरी बात जो है, एक तो है कि अभी चूंकि यूएस डॉलर उतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा गिर रहा है, तो वहां से भी थोड़ा चिंता का विषय कम है। तो एक तरह से आरबीआई के पास अब ये मौका है कि रेट और काटे जा सकते हैं। अभी आप इन्फ्लेशन की तरफ से, करेंसी की तरफ से, जीडीपी की तरफ से, सब तरफ से माहौल अच्छा है। 6 महीना पहले इसका ठीक उल्टा था, जब ब्याज दरें कम करना इतना आसान नहीं था आरबीआई के लिए। तो एक तरह से अब वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्चुअस साइड, तो वो है। लेकिन जहाँ तक बाजार का सवाल है, मैं देख रही थी, मेरे ख्याल 2-3 महीने पहले, आई थिंक फरवरी में आपसे बात हुई थी, और उस समय मैंने यही कहा था कि अगर आप करेक्शन का इंतजार कर रहे थे निवेश के लिए, तो आपने अब निवेश किया क्या? तब 22,000 की रेंज में था निफ्टी, तो वहां से तो आपको रिटर्न मिला है। तो अब हर दिन का देखने का कोई लाभ नहीं है, लेकिन जनरल जो अभी भी स्थिति है, मैं कहूंगी कि जो गिरने की प्रोबेबिलिटी है, या जितना गिर सकता है बाजार वर्सेस जितना ऊपर जा सकता है, और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अभी भी वो तराजू का वही पलड़ा भारी है कि आप निवेशित रहिए, जो भी आपका इक्विटी ना एलोकेशन पर है। वो डर लगता है ना, वो उस समय तो वो डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं कब क्या बोल रहे थे, सुबह उठते थे, चाय पीते थे, कुछ कर देते थे तो बाजार एकदम से टूटने लग जाता था। अब ये फिर से थोड़ा वो स्थिति ऐसी हो रही थी कि यूक्रेन और रशिया के बीच में कुछ स्थिति सामान्य होने के कगार पे थी, तो फिर से यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर दिया। क्या कमाल का ड्रोन अटैक किया है। तो ये हाँ, इतने जियोपॉलिटिकल टेंशन और ट्रेड टेंशन के बीच में खरीदारी मतलब जो पहले का मूड माहौल था वो अब नहीं है स्टॉक मार्केट में। देखिए बात तो ये है कि भारत वैसे भी बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है अपने निर्यात पे, तो इसलिए कुछ हद तक ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं उसका असर अमेरिकी बाजारों के लिए अलग बात है, भारतीय बाजारों के लिए उतना बड़ा वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये जरूर है कि वो एक तरह से इंटरेस्ट बनाए हुए हैं। तो मैं जैसे हर 2 हफ्ते पर एक अखबार में कॉलम लिखती हूँ, तो वैसे तो मैं नॉर्मली रखती निवेश के मंत्रों पे लिखती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पिछले 4 कॉलम में से 3 कॉलम ट्रम्प जी के बारे में निकल आए। बिकॉज हर बार वो कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसी चीज दिमाग में आती है। तो वो जो बहुत नुकसान कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि अमेरिका का कर रहे हैं। क्योंकि एक तो हुआ कि आप शॉर्ट टर्म में क्या उसका इम्पैक्ट है, अभी भी आप देखिए तो बाजार एक तरह से अमेरिका को उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो इमर्जिंग मार्केट हो, जैसे कि वो विकासशील देश हो। ये नहीं कि जैसा पहले था कि
अमेरिकन ट्रेजरी तो रिस्क फ्री रेट है। तो अभी आप देखें तो अक्सर ये होता है कि डॉलर भी गिरता है और बॉन्ड प्राइसेस भी गिरते हैं, मतलब तो वो चीज आप पहले आपको विकसित देशों में नहीं देखने को मिलती थी। तो एक तरह से बाजार कह रहा है कि कुछ अलग ही हो रहा है अमेरिका में, बिकॉज अमेरिका का एक ये नहीं था कि खाली वो एक विकसित देश है या अमीर देश है। एक वो पूरा माहौल था कि लोकतंत्र है और रूल ऑफ लॉ है और एक तरह से सब तरह का फ्री स्वतंत्रता है। तो आप पूरी दुनिया के सबसे जिसे कहते हैं बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, सबसे जो अच्छे लोग आपके देश में आ जाते थे, जो चीज और अमीर देशों को नहीं उपलब्ध थी। आप अब देखिए तो एशिया में भी काफी देश अमीर हो चुके हैं, लेकिन वो उस तरह का कभी भी बाहर से लोग वहां आ रहे हैं, साइंटिस्ट या और भी जो कुछ भी क्षेत्र में बिल्कुल टॉप पे लोग हैं वो वहां आ रहे हैं, वो नहीं हो रहा था। अमेरिका में आते थे, लेकिन अब वो चीजों पे आपने सब चीज पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, तो वो थोड़ा सा और भारतीय बाजार ठीक है। आप हमको लगता है कि अमेरिका से ही के साथ में चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लंबे समय का इतिहास देखें तो हमेशा ऐसा नहीं होता। मैं एक उदाहरण देती हूँ, 2003 से 2007 का जो समय था, और ऐसा नहीं कि अमेरिकी बाजार बहुत ऊंचाई पे थे, क्योंकि आपको याद हो तो वो 2000 के आसपास वो जो टेक क्रैश हुआ था, उसके बाद तो बाजार बहुत गिर गए थे। तो वो गिरे हुए लेवल से भी वो 5 साल में अमेरिकी बाजारों ने खास रिटर्न नहीं दिया। जो नैस्डैक का सन 2000 का हाई था वो 2015 तक पार नहीं हुआ। आप समझिए 15 साल पार नहीं हुआ। तो ये जो बीच के 2003 से 7 का समय था, उसमें अमेरिकी बाजार कुल मिला के कुछ 60-65% ऊपर चले, लेकिन उसी दौरान इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स 3.5-4 गुना हुआ, भारत 6 गुना हो गया, ब्राजील 10 गुना हो गया। तो वो एक जिसे हम मतलब लोग डी कपलिंग कहते हैं। तो वो तो सब कहानी बाद में बनती है कि ये बाजार ऐसा नहीं है कि अमेरिका नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं है, कोई और बाजार भी अच्छा नहीं करेगा। तो और जैसा मैंने कहा, हमारा तो वैसे भी इतना आयात निर्यात नहीं है कि उस पर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ जाए। तो आप बोल रहे हो कि इंडियन मार्केट्स अच्छा करते रहेंगे, बस इन्वेस्टेड रहिए, और हम वैसे चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। तो अभी एक बात जो सबके मन में ये क्या वाकई अभी एफआईज चाइना को प्रेफर करेंगे इंडिया के मुकाबले? देखिए ये चीज मैं कभी भी इस पे समय नहीं जाया करती, जैसे मैं कहूँ कि एफआईआई क्या करेंगे। और ये भी नहीं है कि चाइना जाएंगे तो इंडिया नहीं आएंगे, भारत नहीं आएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। अभी अब मैं अगर अपने मतलब जो हमारा एक तरह से जो व्यू है, जो हमारे जो ग्लोबल फंड्स हैं उसमें हमने अमेरिका को अंडरवेट कर दिया है, यूरोप ओवरवेट है, स्पेशली ये 2025 में। चाइना उससे थोड़ा पहले से ही ओवरवेट था और भारत थोड़ा ओवरवेट है। तो ये ब्रॉडली हमारा ये मानना है। और चाइना कभी ना कभी तो अच्छा करेगा ही ना। मतलब आप ये सोचिए, आप वैसे अभी हम लोगों ने शुरू किया था कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है और बाजार में क्या हो रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था और बाजार असल में दो अलग चीजें हैं। और उससे बड़ा उदाहरण, चाइना से बड़ा उदाहरण उसका कोई नहीं है कि चाइना की मार्केट ने हाई बनाया था 2007 में, उसके बाद जीडीपी 7 गुना हो गया और तब तक वो हाई नहीं क्रॉस हुआ। तो वो मतलब कभी ना कभी तो वो चीज इतना बड़ा जो गैप होता जाएगा, इतना बड़ा जो अ, फासला बढ़ता जाएगा, तो वो वहां पर कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी तो अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं है कि चाइना में पैसा जाएगा तो हमारे यहाँ नहीं जाएगा। अब कुछ हद तक पैसा अमेरिका के बाहर जा रहा है, वो अ, बाकी सभी देशों के लिए फिलहाल तो फायदेमंद हो रहा है। मैम, हम बात कर रहे हैं अभी इंडियन मार्केट्स की। रिटेल इन्वेस्टर्स आपको बहुत फॉलो करते हैं और ट्रस्ट भी करते हैं। और वो चाहते हैं कि फर्स्ट ग्लोबल जो सेक्टर्स पे ओवरवेट है इंडिया में, आप प्लीज उसकी एक सूची बता दें, और आपको कौन सा ऐसा सेक्टर लगता है जो ओवर हाइप्ड है अभी? देखिए जहां ओवरवेट हैं, अब 2024 के शुरू से ही लगभग हम लोग ऑटो कंपोनेंट्स और फार्मा हेल्थ केयर, ये दो एरिया में ओवरवेट हैं। फार्मा हेल्थ केयर में खास करके थोड़ा ओवरवेट बढ़ता ही चला गया है। तो वो एक तरह से सबसे ओवरवेट सेक्टर वही होगा फिलहाल, एटलीस्ट इंडेक्स के बनस्पत। और जहां पिछले कुछ तिमाही से हम लोग हर तिमाही पे अपना रीबैलेंस करते हैं, जो हमारा पीएमएस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट।
सर्विसेज या जो स्मॉल केस भी है उसमें भी वही स्ट्रैटेजी रहती है। तो वहाँ हम लोगों ने, ये तो पहले से ओवरवेट था। जहाँ पिछली कुछ तिमाही से हमारे सिस्टम में ज्यादा स्टॉक्स आ रहे हैं और जहाँ हम लोग धीरे धीरे ओवरवेट हो गए हैं वो है एफएमसीजी। तो वो एक और सेक्टर है जहाँ ओवरवेट है। और ये जो बैंकिंग में अभी ओवरवेट तो नहीं है। जैसा कि मैंने शायद पहले भी कहा हो कि बैंकिंग में थोड़ा मैं डर डर के निवेश करती हूँ, पर मुझे लगता है कि अब बैंकिंग के लिए थोड़ा अच्छा समय है। एक तो ये बात है कि पिछले 5 सालों में खाली अगर आप 2022 छोड़ दें तो बाकी सब सालों में बैंकिंग इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म किया। 20, 21, 23, 24, तो वो कभी ना कभी वो चीज रिवर्स होती है। तो पिछले 2 रीबैलेंस में हमने बढ़ाए हैं बैंक में वेट, लेकिन अभी भी ओवर वेट नहीं है। तो वो पहले से बेहतर लग रहा है डेफिनेटली। तो ये ब्रॉडली होगा जहाँ ओवरवेट है। जहाँ हम लोग का खास एक्सपोजर नहीं है वो एनर्जी, यूटिलिटीज, कुछ हद तक पेंट्स वगैरह इस तरह के सेक्टर्स में, रियल एस्टेट, ये इसमें नहीं होगा खास निवेश। अच्छा, मैं ओवर हाइप वाला क्वेश्चन ना फिर से पूछता हूँ, ये जो डिफेंस कंपनियां हैं, ये आपके क्राइटेरिया में फिट बैठती ही नहीं है क्या, जो आप पीएमएस संभालते हो? या फिर ये डिफेंस कंपनियां भागती हैं तो क्या भागती है, क्या जबरदस्त इस बार चाल बनी, सीज फायर के बाद चलनी शुरू हुई है तो भी? अच्छा, डिफेंस हम लोग के पास थे स्टॉक्स पहले, पर लगभग अभी साल भर से नहीं है खास कोई स्टॉक डिफेंस में। और देखिए डिफेंस में एक मैंने कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल भी लिखा था इसमें कि एक चीज लोग भूल जाते हैं। हम लोग सब ऑर्डर बुक की बात करते हैं, चाहे डिफेंस हो या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में सप्लाई कर रही हैं कंपनीज, वो उन सब के लिए। लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि सरकार को सप्लाई करना एक बड़ा रिस्क एरिया भी रहता है। और मैं बैंकर भी रही हूँ, एनालिस्ट भी रही हूँ इक्विटी की। तो वो चीज शायद जो लोग नए हैं उनको ये बात समझ नहीं आती कि सरकार से पैसा निकालना कितना मुश्किल काम होता है। तो आप उन कंपनियों से बात करिए जो कई दशकों से डिफेंस को सप्लाई कर रही हैं और पूछिए उनसे कि कितना आसान होता है पैसा मिलना। ऑर्डर मिलना तो एक चीज है, लेकिन पैसा मिलना कितना मुश्किल होता है वो एक चीज होती है। दूसरी चीज होती है कि आप किसी भी डिफेंस या मतलब कोई भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में आप देखें तो आप, अगर आपकी बिड सबसे कम है तो आपको मिलेगा ऑर्डर, तो पहले ही मार्जिन कम होता है। और अक्सर ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ओवररन होता है, कि जितना आपने कोट किया था उससे ज्यादा खर्चा हो गया। जैसे ये सब रोड्स, ब्रिजेस, ये सब में तो प्राय होता है ऐसा। फिर वो पैसा एक्स्ट्रा निकलवाना, फिर ये होता है कि आपने दे दिया, कुछ हद तक पैसा मिल भी गया, बट आखिरी का कुछ पोर्शन सरकार रखती है कि ये जब सब चीज ठीक से चलेगी फिर आपको देंगे। और वो पैसा निकालने में आपका खून पसीना एक हो जाता है उसमें फिर। और वही आपका मार्जिन होता है, क्योंकि मार्जिन तो कम ही है। आप सबसे लोएस्ट बिडर थे तभी आपको मिला। तो सरकार को सप्लाई करने में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, बहुत सारे रिस्क होते हैं जिसको लोग शायद समझते नहीं है, देखते नहीं है। उनको लगता है अरे बड़ा ऑर्डर मिला रेलवे से, रोड से, इधर से उधर से। तो वो थोड़ा सोच समझ के थोड़ा तब निवेश करना चाहिए। और जब कई बार बहुत कोई थीम चल जाती है तो फिर रिस्क बढ़ जाता है उस लेवल पे इन्वेस्ट करने में। अच्छा, ये एक ग्रुप के ऊपर अगर आप टिप्पणी कर पाए तो रेगुलेटरी रिस्क है इसकी वजह से नहीं चल रहे, या फिर वाकई वैल्यूएशन बहुत हाई है? मेरा इशारा है अदानी ग्रुप के ऊपर। आज एक खबर भी आई है, फिर से विवादों में पड़ गया, और इस बार तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आरोप लगा दिए कि अदानी ग्रुप ने अवैध तरीके से एलपीजी जो है वो ईरान से रूट करी है इंडिया में। तो मैम, ये स्टॉक्स बहुत परेशान है, निवेशक ऊपर के लेवल पे बहुत भर भर के लिए हुए हैं, चलते नहीं। मैंने ये चीज एक्चुअली ठीक से फॉलो नहीं की, तो इसलिए मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी। मैंने हेडलाइन तो देखे हैं पर मैंने ठीक से अभी उसमें इतना देखा नहीं, और अभी फिलहाल हमारा निवेश नहीं है उसमें। तो इस कारण उतना ज्यादा फोकस किया नहीं कि मतलब कभी कभी निवेश रहा भी है, ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं रहा, लेकिन अभी तो नहीं है। तो इसलिए इतना देखा नहीं ध्यान से कि क्या क्या हुआ है। तो मैं इसलिए आधे अधूरे इंफॉर्मेशन पे कमेंट नहीं करना पर चाहूंगी। फाइनेंशियल्स ठीक हो रहे हैं क्या ग्रुप के? मतलब अगर फाइनेंशियल वाइज पूछा जाए तो ग्रुप क्या ठीक कर रहा है अभी परफॉर्म? हाँ वही कह रहे हैं, उतना फोकस से देखा नहीं है उसको, क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला फिलहाल हमारा निवेश नहीं है उसमें। अच्छा, आ, हाँ। फिर ये मिड कैप्स जो है ना, ये हम अक्सर कहते हैं कि मिड कैप्स में रिस्क बहुत ज्यादा होता है,
पर मैम रिटर्न्स तो यही बनते हैं। अभी थोड़ा हाल फिलहाल में जब बात हुई पिछले एक दो महीने में, जिस तरीके से रीबाउंड हुआ है, पहले लार्ज कैप चल गया, चल के एकदम से रुक गए, उसके बाद मिड कैप स्टॉक्स तो ऐसी रिकवरी शो करके गए हैं जो देखने में चौंका रही है। तो ये फोमो फैक्टर हावी ना हो जाए, बस यही देखना है। पर जिनके पास है वो क्या करें? मिड कैप्स में बहुत तगड़ी रैली देखने को मिली है पिछले 3 महीने में। देखिए, एक तो रजत ये बात है कि अब जो मिड कैप का डेफिनेशन है, पहले तो सेबी का डेफिनेशन होता था मार्केट कैप इस लेवल तक है तो ये स्मॉल कैप है, ये मिड कैप है। अब उन्होंने वो कर दिया है कि इतने स्टॉक्स लार्ज कैप रहेंगे, इतने मिड कैप रहेंगे और उसके नीचे स्मॉल कैप रहेंगे। तो अब वो जो कट ऑफ है वो काफी ऊपर चले गए हैं। जब बाजार पीक पे था तब मैंने देखा था कि स्मॉल कैप का कट ऑफ कुछ 30-32 हजार करोड़ मार्केट कैप पे पहुंच गया था। तो वो तो बहुत हाई नंबर हो जाता है। तो उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स्ड है, और मिड कैप में भी बहुत सेक्टर्स हैं, बहुत स्टॉक्स हैं। तो आपको वो तो सेक्टर और स्टॉक के हिसाब से देखना पड़ेगा। कि अब सेबी डेफिनेशन से चलने में आपको बहुत कुछ इतना हेल्प नहीं होती है। और हम लोग एक्सपोजर है बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि वहां लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ सकती है, ये हो सकता है वो हो सकता है। तो 1,000 करोड़ से कम तो खैर हम देखते नहीं है, पर 1 से 5 को उसको मैनेज करते हैं। तो वो 32 हजार या 30 हजार का कट ऑफ लेने का कोई मतलब नहीं है। फिर उसमें तो उसमें तो फिर एक तरह से गधे घोड़े सभी साथ में आपको अलग थोड़ा करके देखना पड़ेगा। Okay. पर मैम एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले क्या कुछ देखना चाहिए, ताकि ये आइडिया तो हो जाए कि जिसमें पैसा डाल रहे हैं वो भरोसे लायक कंपनी है? उसमें एक तो एक जो ब्रॉड चीज मैं कहना चाहूंगी, मतलब ये तो अब पूरा आप नहीं नहीं, कोर्स आप पढ़ा मोटी मोटी सकते हैं बातें इसमें। बता दीजिए, बस हाँ, चार पांच चीज मोटी ऐसे मोटी बता दीजिए जो लेकिन देखनी। एक चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इनकम स्टेटमेंट से आगे बढ़िए। अधिकतर लोग खाली देखते हैं कि सेल्स का ग्रोथ इतना हुआ, मुनाफा इतना हुआ, इतना मार्जिन है ये, और वो भी एक साल पहले क्या था अब था, बस उतना भर देखते हैं। तो एक चीज है कि आप इनकम स्टेटमेंट के बाहर जाइए, बैलेंस शीट, कैश फ्लो रेशियोज ये सब देखिए। क्योंकि बहुत कुछ वहां छुपा रहता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अगर जैसे कोई कंपनी का उतना अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो अब उनको भी मालूम है कि आप यही देखेंगे। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने जो कस्टमर है या डिस्ट्रीब्यूटर है उसको ज्यादा क्रेडिट देंगे कि अच्छा ठीक है, अभी आप 15 दिन में पे करते थे, अब 60 दिन में पे करिए, तो ले लीजिए माल लेके। तो आप जिससे आपका सेल्स और मार्जिन ठीक दिखेगा, पर वो रिसीवेबल बढ़ जाएगा, वहां पर आपको प्रेशर दिखेगा, कैश फ्लो में प्रेशर दिखेगा। तो वो पहले चीजें वहां छुपती हैं जब इनकम स्टेटमेंट में आने के पहले। और टर्न अराउंड भी वही ज्यादा होता है। आपको कैश फ्लो अल्टीमेटली है जो आपको बताएगा कि हो क्या रहा है। खाली जो डिक्लेयर्ड प्रॉफिट या मुनाफा है उससे आपको वो चीज नहीं मालूम चलेगी। दूसरा, अगर कंपनी लंबे इतिहास वाली है तो लंबा इतिहास देखिए, खाली 1-2 साल नहीं। तब आपको वो पूरी साइकिल भी समझ में आएगी कि जब बिजनेस उतना अच्छा नहीं था तब क्या हुआ, तब सेल्स मार्जिन पे क्या हुआ, तब मैनेजमेंट क्वालिटी भी आपको नजर आएगी कि उस समय रिसीवेबल्स या पेएबल्स तो नहीं बहुत बढ़ गए थे कि आप सप्लायर को पैसा नहीं दे रहे हो, कस्टमर को ज्यादा क्रेडिट दे रहे हो, क्या किया आपने पिछली बार। तो वो चीजें महत्वपूर्ण हैं। तो ये सब आप जितना लंबा इतिहास हो सके वो देखिए। खाली सुन के कि हाँ ये कहानी अच्छी है, तो कहानी तो मैं ये बोलूं, सभी एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे सेल्स पीपल होते हैं, बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। आप किसी भी कंपनी से मिलिए, अधिकतर लोग बड़ी अच्छी कहानी सुनाएंगे। तो आपको एक बार फिर आंकड़े देखने पड़ेंगे। पर आप उस थ्योरी में बिलीव करते हो कि बाय राइट एंड सिट टाइट, और एक ही स्टॉक को भर भर के ले लो और आराम से बैठे रहो निश्चिंत होके? नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि हाई कन्विक्शन और कि ये खरीदा था अच्छा लगा, अभी गिर गया तो और खरीद लो गिरे हुए भाव पे। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी चीजें आप खरीदेंगे उसमें कई सारा ऐसे होंगे जो, अगर आपने 25 स्टॉक खरीदे तो अगर आप बहुत अच्छे स्टॉक पिकर हैं तब भी उसमें 5-7 ऐसे होंगे जो आपको जल्द से जल्द बेच देने चाहिए, जिसमें वो होगा ही नहीं जो आप सोच रहे थे। और ये मैं हमारी आपकी बात भी नहीं, आप वॉरेन बफेट को देखिए तो वो जो खरीदते हैं उसमें से 80-85% वो 2 साल के अंदर बेच देते हैं, 50% 6 महीने के अंदर बेच देते हैं। तो उनको भी खरीदते वक्त नहीं मालूम रहता कि ये यही स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। तो ये चीज किसी को नहीं मालूम रहती।
जैसे मैंने कहा, कहानी सुनाई जाती है और कहानी एक्सेल में भी बहुत अच्छी बनती है। तो इसलिए आप कोई भी रिसर्च रिपोर्ट उठा लीजिए, उसमें यही होगा ना कि मुनाफा बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, 5%, 10%, 20% कंपाउंड कर रहा है 5 साल, उसके बाद वो टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेशन में है कि हमेशा वो ग्रो करता रहेगा। लेकिन असल बात तो ये है कि जो 4-4.5 हजार कंपनी आज के दिन ट्रेड होती हैं भारतीय बाजारों में, उसमें हर साल प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब ये भी मैं नहीं कह रही हूँ कि 10% कंपाउंडेड, जस्ट कि हर साल प्रॉफिट बढ़ा ही घटा नहीं। आप ये सोचिए कि 10 साल, 10 साल बहुत लंबा समय भी नहीं होता, कि 10 साल ऐसी कितनी कंपनीज थी जिन्होंने प्रॉफिट हर साल जिनका बढ़ा, एक भी साल ऐसा नहीं हुआ कि प्रॉफिट डिक्लाइन आया। तो आप सोच सकते हैं कितनी है 4 हजार कंपनीज में से कितने प्रतिशत होगा। मेरे ख्याल से 1% या 2% के आसपास ही होगा। कुल 17 कंपनीज, पिछले साल हम लोगों ने ये एक किया परसेंट भी था। नहीं, 1% भी नहीं है मतलब टोटल हाँ, का। जीरो से ऊपर हर साल रहा हो, खाली 17 कंपनी निकली। और ये हम लोगों ने कई बार किया है, पहले भी 10 साल 15 साल पहले भी किया, तो कभी 20 कंपनी आती है, कभी 25 आती है, उसी रेंज में आती हैं। और उसमें भी ये जो 17 कंपनी थी, और जो 20 साल कंपनीज का ऐसा रहा, वो खाली 2 कंपनीज तब निकली थी, एचडीएफसी बैंक और सुप्रीम इंडस्ट्रीज। और सुप्रीम इंडस्ट्रीज का भी पिछले साल डिक्लाइन आ गया। तो अब फिलहाल 20 साल ये करने वाली इकलौती कंपनी है एचडीएफसी बैंक। पर ये तो मतलब किसी को नहीं मालूम था, इंक्लूडिंग एचडीएफसी बैंक, की वही एक ऐसी कंपनी निकलेगी जिसका हर साल प्रॉफिट 20 साल तक बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो ये इतना मुश्किल काम है। और आप अपने आप को झांसा बहुत आसानी से दे सकते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो मालूम है, मैंने तो ये एनालिसिस की है और मुझे ही सब आता है। बट ये आंकड़े हैं। और जैसा मैंने कहा कि जो लोग समझते हैं कि वॉरेन बफेट खरीदते हैं और कभी नहीं बेचते, ये उनका आंकड़ा है। और आप भारतीय बाजारों में भी देखें तो सेम ही चीज आपको मिलेगी। अब राकेश झुनझुनवाला को ले लीजिए, वो हर बार उनसे मिलो तो वो नए नए स्टॉक्स की कहानी बताते थे। अब हम्म। उनको भी नहीं मालूम था कि उनका पैसा क्रिसिल, टाइटन, लुपिन और एक आध और स्टॉक में ही बनेगा। ये ऐसा नहीं कि उनको पहले से मालूम था कि यही पैसा बनेगा, और उनको मालूम हो भी कैसे सकता था। मैंने टाइटन की ही अभी फिलहाल कहानी पढ़ी थी, कहानी मतलब उनकी, जो पूरा उनके सीईओ ने पूरा टाइटन पे किताब लिखी है, द तनिष स्टोरी करके। और उसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि उस कंपनी में कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी बार तो ये हालत हुई कि ज्वेलरी बिजनेस को बंद ही कर दें। और कितने उन्होंने बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स भी किए। वो तो बात होती है ना कि अब टाटाज ऐसे हैं कि वो आसानी से बिजनेस बंद नहीं करते, बोलते हैं हाँ थोड़ा देर और ट्राई कर लो, ये कर लो कर लो। तो वो होते अब आते वो निकल गया और बहुत अच्छा किया अल्टीमेटली। बट किसी को 20 साल पहले नहीं मालूम था कि ये कंपनी का ट्रिजेक्टरी रहेगा। तो ये चीज अपने को झांसा मत दीजिए कि मुझे मालूम है और बाजार गलत है और मैं सही हूँ, और अब गिर गया है स्टॉक तो मैं और ले लूँ। तो इनफैक्ट जो भी आप खरीदें उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। पर मैम कभी कभी तो ऐसा होता है ना, जैसे ऐसे दिल करता है कि ये टर्न अराउंड ही होने वाला है, मतलब ऐसा समझ में आता है बाजार को देख के कि थोड़ा थोड़ा स्टॉक ऊपर जाना शुरू हुआ है, तो शायद अच्छे दिन शुरू हो जाए। जैसे कि मेरा इशारा यस बैंक की तरफ है, अभी कुछ जापानीज पार्टनर मिल गया है और यस बैंक का स्टॉक चढ़ना शुरू हो गया है। फिर हाल फिलहाल में देख रहा था रिलायंस पावर करके एक स्टॉक है, वो भूल गए 2008 वाली बात, रिलायंस पावर निश्चित रूप से चलना शुरू हो गया है। तो ये स्टॉक्स जब थोड़े थोड़े उछलने शुरू होते हैं, ऐसा लगता है कि भैया टर्न अराउंड स्टोरियां बन रही हैं। कई बार टर्न अराउंड होगा भी, ऐसा नहीं कि टर्न अराउंड नहीं होगा। तो पर वही है कि आपको पोर्टफोलियो अप्रोच रखनी पड़ेगी, 25-30 स्टॉक लेने पड़ेंगे। और उसमें भी सब के सब टर्न अराउंड टाइप में मत जाइए, क्योंकि नहीं, ये आप हाई पहले क्लैरिफाई कर हाई दो कि दोनों हाई स्टॉक्स में कोई टर्न अराउंड तो नहीं एक्सपेक्ट हो रहा कहीं। मतलब आई एम सेइंग कि हाई रिस्क पे ज्यादा अपना पैसा मत लगाइए, थोड़ा लगा सकते हैं। पर फिर उसको देखिए और स्टॉप लॉस में रहिए, ये नहीं कि वो गिर गया तो नहीं नहीं अभी थोड़ी देर और देख लेते हैं। इसीलिए ये सब चीज आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी, ये नहीं कि जब बाजार गिरेगा तब सोचेंगे क्या करें, तो तब आप नहीं सोच पाएंगे। तो वो अनुशासन पहले से होना चाहिए। तो वो आपको सोच समझ कर तब निवेश करना है। और उसमें इस तरह की स्टोरीज में बहुत ज्यादा अपना पोर्टफोलियो का प्रतिशत मत लगाइए, क्योंकि ये हाई रिस्क होता है। ये जरूर, वैसे मैं कहूंगी, ये थोड़ा सा लोगों को ये चीज इतनी समझ नहीं आती कि जब अगर कोई सिक्लिकल इंडस्ट्री है जैसे स्टील सीमेंट वगैरह, तो अक्सर जब बहुत नीचे होती है वहां से जब टर्न अराउंड आता है सेक्टर का, तो सबसे ज्यादा फायदा खराब स्टॉक्स को होता है। जो अच्छी कंपनी है वो
उसको उतना परसेंटेज वो नहीं चलेगी जितना कि खराब स्टॉक्स या खराब कंपनी या इवन नॉट सो वेल मैनेज्ड कंपनी चलेंगी। और उसका कारण यही होता है कि वो अगर जैसे अगर समझ लीजिए आप किसी कंपनी का नेट मार्जिन 10% है, दूसरे का 2% है, तो अगर वो मार्जिन एबिटा लेवल पे 2-3% बढ़ता है तो जो 2% वाला है उसका तो दुगना हो गया, जो 10% वाला है उसका तो 20% बढ़ा। और फिर वो एक अगेन वो वर्चुअस साइकिल की मैंने बात की थी, तो वो होता है कि जिसके पास डेट है, अगर 1-2 साल वो इंडस्ट्री अच्छा चले तो उसने डेट भी रीपे कर दिया तो फर्दर फायदा हो गया। तो वो एक अलग साइकिल है कि जब नीचे से कोई इंडस्ट्री चलती है तो अक्सर जो उसमें बॉटम वाले स्टॉक्स होते हैं उनका ज्यादा मूव होता है बजाय कि जो ऑलरेडी अच्छा चला रहे थे। हम आखिरी दो प्रश्न पूछूंगा। पहला तो यही है कि इस साल के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया पैसा बनाना, उल्टी सोच रखनी पड़ेगी, गिरते मार्केट को पकड़ना वैसे बहुत मुश्किल होता है, जिसने जो खरीद पाया। अब जो छूट गया पीछे उसको क्या करना चाहिए? ओके सो अब मैं ये कह रही हूँ कि जब हम लोग बाजार को देखते हैं तो ये चीज होती है कि नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और कितना गिर सकता है बाजार बनस्पत इसके कि कितना ऊपर जा सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी है। तो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है और आप कभी टाइम नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ से बाजार गिरेगा ही नहीं, किसी हालत में गिर सकता है, पर वही है कि आपका अभी रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवर में है। और उसका एक कारण ये भी है कि 2010 से 20 का जो पीरियड था वो बाजार के लिए बहुत खराब था। उसमें आपको लगभग फिक्स डिपॉजिट वाला ही रिटर्न मिला और डॉलर टर्म्स में तो लगभग जीरो रिटर्न मिला वो पूरे दशक में। तो इसी कारण वो बाजार पिछले 5 साल में ओवरऑल इतना चला है और अभी भी ऐसे मुकाम पे नहीं है जहां बहुत बड़ा खतरा नजर आता हो क्रैश का। तो जब वो नहीं होता है तो अधिकतर निवेशित रहने का ही फायदा रहता है। और ये शायद आंकड़ा मैंने पहले भी आपको दिया हो कि अगर आप 40-45 सालों में देखें तो अगर आपका 100 रुपया 75,000 हुआ है, तो अगर आप बाजार में 10 सबसे अच्छे दिन जाने दें, 10 दिन आपको लगेगा 40 साल में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो आपका 2/3 रिटर्न निकल जाता है। तो 100 का 75,000 होने की बजाय आप 100 का खाली 25,000 होते हैं। और अगर आपके 30 सबसे अच्छे दिन निकल जाएं तो 90% रिटर्न चला जाता है, तो 100 से आप खाली 7-8 हजार पर पहुंचेंगे। तो इतना बड़ा वो गैप है, तो इसलिए अधिकतर निवेशित रहना ही बेहतर रहता है। और अभी ऐसा कोई मुझे खतरा नहीं नजर आता कि अब बिल्कुल क्रैश होने जा रहा है, तो अब आप कैश में आ जाइए। और दूसरी बात है कि 100% कभी इक्विटी में मत रखिए, क्योंकि इक्विटी 1-2 साल के लिए उसमें क्या रिटर्न आएगा ये आपको कोई भी नहीं बता सकता है। अच्छा, जब पिछली बार देवना मैम का मैंने इंटरव्यू किया था तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उन्होंने बुक लिखी थी मनी मिथ्स एंड मंत्रास, द अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट गाइड, और वो बहुत ही फेमस हो गई लिखने के बाद। और हमारे चैनल पे तो मैंने उसका इंटरव्यू ले ही लिया, तो फिर तो उसके बाद तो और भी फेमस हो गई वो बुक। लेकिन मैम, अभी आपके हिसाब से कौन सी बुक इन्वेस्टर्स को पढ़नी चाहिए कि ये तो पढ़ो ताकि आपको मार्केट्स के बारे में बहुत अच्छा समझ में आए? हाँ, मनी मिथ्स एंड मंत्रास के अलावा कौन सी पढ़नी चाहिए? हाँ, वैसे मैं ये दिखा दूं कि आप जो उसका हाँ, नया एडिशन है उसमें अब नेशनल बेस्ट सेलर आ गया है। ऊपर लिखा हुआ आ गया, ये बेस्ट सेलर, हाँ, ऊपर बहुत लिखा हुआ आ मुबारक गया हो। तो आपकी नेक्स्ट बुक कब आ ऑफिशियली। रही है? वो भी अब सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आपसे बात करने के बाद उस पर ही कुछ एक कॉल है मेरी। और जहाँ तक किसी मैं तो बहुत किताबें पढ़ती हूँ और बहुत तरह की किताबें पढ़ती हूँ। और मैंने इस किताब के अंत में भी एक पूरा चैप्टर लिखा है कि आपको अगर निवेशकों को कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। और उसमें मतलब 2-4 किताबें बताना तो मुश्किल होता है, पर कैटेगरीज के हिसाब से एक तो अगर आपको आपने फॉर्मली फाइनेंस वगैरह नहीं पढ़ा है तो वो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो आप या तो किताबों से या कोई, अब तो सब फ्री ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं यूनिवर्सिटीज के भी, वो करिए। और दूसरी एक कैटेगरी ऑफ किताब बुक्स जो होती हैं वो ये है कि एक तो है कि बिजनेसेस समझने की, जैसे मैंने वो तनिष्क स्टोरी की बात की। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं कि बिजनेस का एक्चुअल क्या ट्रेजेक्टरी रहता है, आप अमेजोन पे किताब पढ़िए या नाइके पे पढ़िए, तो आपको पता लगेगा कि हम लोग सोचते हैं कि एक जैसे सीधी लकीर में कोई भी कंपनी सफल हो गई, ऐसा होता नहीं है। बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत तरह की चीजें कंपनियां कोशिश करती हैं, किसी में
सफलता पाती हैं, किसी में असफलता पाती हैं। तो जो वन लाइन स्टोरी आपको मालूम रहती है वो अक्सर सही नहीं होती है। आई मीन, आप एप्पल को ही देख लीजिए, लोग सोचते हैं कि जेफ बेजोस, सॉरी, स्टीव जॉब्स वापस आया और एप्पल एकदम टर्न अराउंड हो गया। लेकिन आप एक्चुअल आंकड़े देखेंगे तो स्टीव जॉब्स के वापस आने के बाद 7 साल तक एप्पल ने कुछ नहीं किया। मतलब हर साल या तो थोड़ा सा प्रॉफिट या थोड़ा सा लॉस वाली कंपनी थी। 7 साल के बाद वो आईपॉड हिट हुआ और फिर वो चला। तो अक्सर कहानियां और आंकड़े अलग अलग चीज होती है। और एक और कैटेगरी किताबों की रहती है कि आपका दिमाग कहाँ कहाँ आपको एक तरह से लंगड़ी मार के गिरा देगा। तो वो डैनियल कानामान की किताबें हैं। एक और किताब है आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। तो मतलब निवेशकों के लिए ये है। मैं तो और भी बहुत तरह की किताबें रेकमेंड करती हूँ, पर अभी मैं खाली निवेश के हिसाब से बता रही हूँ। बहुत शुक्रिया देवीना मैम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय बिस्तर को देने के लिए। बहुत सीखने को मिला मैम हर बार की तरह आपसे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रजत। आके अच्छा लगा, थोड़ी अलग बातचीत हुई। राइट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।